13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में विष्णुदेव साय को छोड़कर शेष विधायकों के पास मंत्रिमंडल में जगह बनाने का अवसर है। हर विधायक चाहता है कि वह मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त करे। कमोबेश अधिकतम 13 ही विधायक मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं। ऐसे में जितनी चिंता विधायकों को है, उतनी ही चिंता आलाकमान को भी है कि आखिर कौन से 13 वो मंत्री होंगे जो विभागों की जिम्मेदारी व साथ ही विधायकों को संभाल के चलेंगे। रमन सिंह हो सकते हैं स्पीकर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें पार्टी की ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधायक दल की बैठक में रमन सिंह ने ही विष्णुदेव साय का नाम प्रपोज किया था। इनमें से कौन बन सकता है डिप्यूटी सीएम? नई सरकार में एक या दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इनमें विजय शर्मा, ओपी चौधरी, अरुण साव और रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। चूंकि पार्टी ने आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए डिप्यूटी सीएम के पद के लिए विजय शर्मा और ओपी चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कौन कौन बन सकते हैं मंत्री? कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रायपुर संभाग से बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर को मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तीनों ही पहले भी मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं। दुर्ग संभाग से विजय शर्मा व दयालदास बघेल को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। विजय शर्मा ने कवर्धा सीट पर कांग्रेस के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को 40,000 से अधिक वोटों से हराया है। अनुसूचित जाति वर्ग से पूर्व में मंत्री रहे दयालदास बघेल को भी मंत्री पद मिल सकता है। बिलासपुर संभाग से पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत का नाम चर्चा में है। इनमें से कोई भी मंत्री हो सकता है। सरगुजा संभाग से पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और गोमती साय का नाम चर्चा में है। बस्तर संभाग से केदार कश्यप, लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में बनी नई सरकार के मंत्रियों के चेहरों पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में बन चुकी है भाजपा की सरकार और विष्णुदेव साय उसके टीम लीडर हैं। ऐसे में विष्णुदेव साय की टीम कैसे होगी, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। सब यही सोच रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि किस तरीके की टीम बनाएंगे विष्णुदेव साय। क्या बीजेपी नया प्रयोग करेगी या पुरानों पे दांव लगाएगी, ये एक अहम सवाल रहेगा। ऐसे में जो नाम चर्चा में है उसको लेकर आज हम डिबेट करने के लिए जुटे हुए हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है शशि भगत जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा करते हुए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी से करते हैं और निश्चय वाजपेयी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि टीम लीडर तो बन गए, पर टीम किस तरीके की बनेगी। हम देख रहे हैं संकेत, बीजेपी की कार्यशैली, उसमें नए लोगों को मौका देना, नए चेहरे ज्यादा लाना, इस तरीके की बातें रहती हैं। लेकिन पुराने लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। निश्चय वाजपेयी जी, कब तक टीम हमें देखने को मिलेगी और क्या एक साथ सबका शपथ ग्रहण होगा, इस तरीके की कुछ जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, टीम का तो पता आगामी दिनों में चल जाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा और बाकी है, कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो चयन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और वो अपने जो उन्होंने कुछ बातें एकदम स्पष्ट कर दी हैं कि सबसे पहले उन गरीबों के मकान बनेंगे जिनकी कच्ची छत को भूपेश बघेल की सरकार ने पक्का नहीं होने दिया था। जो जिस तरीके का आपराधिक यहाँ पे एक गठजोड़ चल रहा था, एक सांठगांठ चल रही थी अधिकारियों, नेताओं, कुर्सी में बैठे नेताओं और अपराधियों के बीच में, उसका खेल खत्म हो चुका है। तो घोटालों का खेल खत्म हो चुका है, ये भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है। और साथ ही साथ जो है किसानों को तो जो वादा किया है वो पैसा मिलने ही वाला है, 25 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो ये तमाम बातें हैं, इन बातों को लेकर के वो अपनी एक अच्छी और सकारात्मक टीम बना रहे हैं। एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट का कोई विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो
गरीब व्यक्ति के, गरीब लोगों के घर जीवन में सहूलियत कैसे हो, ये और साथ ही हमारे भारतवर्ष को हम परम वैभव पर ले जाएं, इसके संकल्प के साथ काम करने वाले सभी लोग हैं, एक ढेर से काम करते हैं। जिसको भी वो अवसर मिलेगा वो अपनी पूरी प्रतिभा योग्यता से काम करेगा। हम सभी कार्यकर्ता साथ होंगे। कुछ फार्मूला तय हुआ है क्या? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? कोई नामों को लेकर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? क्या दिल्ली जा रहे हैं विष्णुदेव साय तो इन्हीं नामों को लेकर जा रहे हैं, हरी झंडी लेकर आएंगे, ये सब माने? देखिए मोहन जी, एक विषय ये है कि थोड़ा सा ना, हम जितनी भी कयासबाजी अभी कर लें इसका कोई औचित्य नहीं है। थोड़ी प्रतीक्षा करना चाहिए, 2 दिन की प्रतीक्षा है। सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको उचित समझेंगे अपने विवेक से वो उनको मंत्री बनाएंगे। चलिए, तो अभी पत्ते खोलने को बीजेपी तैयार नहीं है, लेकिन नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में जिनकी चर्चा है वो नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए, अब एक विश्लेषण समझ लेते हैं। लखन चौधरी जी ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। लखन जी, कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? बीजेपी के पास स्पेस बहुत है, नाम भी बहुत है, यानी विकल्प भी बहुत है अब, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के हिसाब से मंत्रिमंडल बनाना है। आपका क्या आकलन है? किस तरीके से बीजेपी अपने टीम को चुन सकती है? जी मोहन जी, देखिए, भाजपा को यहाँ की जनता ने इस तरह से उम्मीद से अधिक सीटें देकर जो है जिताया है, और मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से भाजपा को कामयाबी मिली है, मंत्रिमंडल के गठन में भी कामयाबी मिलेगी और एक तरह से संतुलन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, भाजपा में जो कुछ भी होता है वो अनुशासन के दायरे में होता है, और यदि किसी को अवसर नहीं मिलता है तो वो बगावत करने की स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो तो केवल एक कयास होगा। और भाजपा में इस समय देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल में केवल 12 सीटें बच गई हैं, एक सीएम का चेहरा डिक्लेयर हो चुका है और 12 सीटें बची हैं, और लगभग 2 दर्जन जो है बड़े कद्दावर नेता जीत कर आए हैं छत्तीसगढ़ से। तो एक बड़ी चुनौती कि 2 दर्जन कद्दावर नेताओं में से ठीक आधा 12 जो है किस तरह से चयन करेगी भाजपा। दूसरा सवाल यह है कि क्षेत्रीय संतुलन की भी बातें अक्सर होती हैं मंत्रिमंडल के गठन में, कि जो है सरगुजा संभाग से 14 सीटें जीतकर भाजपा आई है, तो किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन होगा, बस्तर का, रायपुर का, ये भी एक चुनौती होगी। उसके बाद देखिए, पुराने और नए चेहरों में भी एक चुनौती होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आप सारे जो है मंत्रिमंडल में 12 के 12 सीटों पर यदि पुराने चेहरों को उतार देंगे तो फिर नए चेहरे जो भारी संख्या में जीत कर आए हैं, लगभग आधे से अधिक नए चेहरे जो आए हैं, उनका क्या होगा? भाई आखिर एमपी का आज देख लीजिए कि किस तरह से नए चेहरों को मौका मिला है, और सेकंड पार्टी लाइन जिसको कहते हैं भाजपा, तो भाजपा तो इस तरह के प्रयोग करने में जो है माहिर भी है, और उनका कोई जवाब भी नहीं है कि सेकंड लाइन को मौका देने में। तो देखिए, भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि नए चेहरे, पुराने चेहरे, क्षेत्रीय संतुलन। फिर एक देखिए, जातिगत संतुलन भी एक बड़ी चुनौती है कि जातिगत संतुलन के हिसाब से यदि ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब से यानी अनुसूचित जनजाति से यदि 5 जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में आप जगह देते हैं, तो ओबीसी जो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 45 से 50% जो ओबीसी आबादी है, उसको मात्र 3 जो है चेहरा देने की बात हो रही। तो एक तरह से उसके साथ भी जो है न्याय होगा। बहुत सारे ओबीसी के जो दावेदार हैं और जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था, तो वो भी लाइन में, कतार में है। फिर तो कुल मिलाकर कहें कि चुनौतियां तो देखिए अभी बहुत हैं, लेकिन किसी भी तरह का कयास लगाने के पहले मुझे लगता है कि भाजपा में सब वही होगा जो एक तो केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी जी चाहेंगे, और छत्तीसगढ़ में आरएसएस के रिकमेंडेशन से रमन सिंह जिसको चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर हुआ है, उससे साफ है कि रमन सिंह जी की पूरी चल रही है, और रमन सिंह जिसको चाहेंगे मंत्रिमंडल में वही शामिल होगा। ठीक है, तो काफी सोच विचार के भाजपा जो है वो अपनी टीम बनाएगी, और जैसा कि एक संकेत मिल रहा है कि सेकेंड लाइन को भी खड़ा करना है, और इसीलिए हम युवाओं को भी देख पा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए उनके नाम भी चर्चा में है। खास तौर पर खुशवंत दास का नाम है, अनुज शर्मा का नाम है, विजय जो है शर्मा, उनको तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ऐसी चर्चा है।
भावना वोरा की चर्चा है, ओपी चौधरी की चर्चा, इस तरीके से कई नाम हैं। तो काफी संभावनाओं से भरी हुई ये टीम रहेगी, लेकिन विकल्प ज्यादा होने की वजह से थोड़ी चयन में समस्या आ सकती है। हम चलते हैं शशि भगत जी के पास। शशि जी, आप लोगों को मौका मिला, आदिवासी तो मुख्यमंत्री दे नहीं पाए, इन लोग मुख्यमंत्री दे दिया है आदिवासी। अब काफी सोच विचार कर क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। एक जगह सभी मंत्री नहीं रहेंगे दुर्ग में जैसे थे। आप लोग इनके मंत्रिमंडल को लेकर क्या टिप्पणी करेंगे, क्या आपके प्रतिक्रिया होगी? जोहार छत्तीसगढ़। आज निश्चित रूप से हमारे भाई निश्चय वाजपेयी जी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया और एक आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। और इस बात के लिए और ज्यादा खुश हूं कि वो हमारे जिले के हैं, हमारे गांव के हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं तो अभी तक जो वाकया रहा है प्रोटेम स्पीकर बनाने का, वो सबसे ज्यादा जो सीनियर होते हैं उनको बनाने का रहा है। तो लगातार 12 बार चुनाव जीते हुए श्री मोहले जी हैं, उनको बनाया जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मेरा मात्र एक सुझाव कहा जाए या फिर मेरा एक विचार, अपना विचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, और वो एक अनुसूचित जाति समुदाय से भी आते हैं, तो एक गौरव की बात होती। जैसे कांग्रेस ने बनाया था श्री रामपुकार सिंह साहब को। और मंत्रिमंडल की गठन का प्रश्न है, तो मंत्रिमंडल के अंदर बहुत ज्यादा लोग जीते हुए हैं, तो एक चुनौती भरा काम है। मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है और निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे, ये हम लोगों को सभी को उम्मीद है। क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनकी प्राथमिकता में हमेशा से उनके जो घोषणा पत्र हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको लागू करने की होगी। लेकिन एक प्रमुख बात और है, जिस महतारी बंधन योजना की वजह से वो बहुत ही प्रमुखता से पार्टी को एक अच्छी मेजॉरिटी मिली, तो कांग्रेस पार्टी को, छत्तीसगढ़ की जनता को एक उम्मीद थी कि कोई ना कोई महिला अपने प्रदेश की उप मुख्यमंत्री होंगी, ये आशा थी। तो उस पर थोड़ा सा खरा उतरने में मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी कोई प्राथमिकता रही होगी, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीद थी कि कोई ना कोई महिला हो। और छत्तीसगढ़ के अंदर इतने सारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, बड़े लीडर हैं, सभी लोग चुनाव जीत के आए हैं। उसमें एक रास्ता ये बनता है कि सरगुजा को और बस्तर को एक वाजिब जगह मिलेगा और बिलासपुर को भी मिलेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि दुर्ग के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स कांग्रेस के रिज्यूम में थे, तो अब ये स्थिति तो नहीं होगी। और ये बात अवश्य है कि इतने सारे लोगों को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये चुनौती हमने छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दरमियान में हमने देखा था। और धान का बोनस देने संबंधी कोई बात आती है तो वो तो श्री विष्णु साई जी ने बिल्कुल कह दिया था, मुख्यमंत्री जी ने, कि 25 तारीख को ये हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल के गठन की ही प्रमुखता रहेगी उनके वर्तमान में तो। और उनको अभी तो एक आध हफ्ते का दौर तो यूं ही चलता रहता है, घोषणाओं के अमल करने की क्या बात होगी, क्या जांच होगा, क्या काम करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे न बोलते हुए उनको बधाई देते हुए अपनी बात बड़े संयम से रखना चाहूंगा, क्योंकि एक अवसर मिला है एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, तो जिसका पहले भी कांग्रेस के दरमियान श्री अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया था, और दूसरा अभी भी मुख्यमंत्री बनाया है श्री विष्णु साई जी को। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल अच्छा फॉर्म हो, इस बात की बधाई देते हुए मैं अपनी बात आगे रखूंगा। जी चलिए, निश्चय वाजपेयी जी, आपको बधाई तो बहुत सारी मिली, लेकिन एक छोटा सा तंज भी मिल गया कि महिलाओं ने आपकी सरकार बनाई है और महिला मुख्यमंत्री की उम्मीद थी, वो नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं तो शशि भाई को धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े खुले मन से बधाई दी। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि 32% का आरक्षण भी भाजपा की सरकार में मिलता था आदिवासियों के लिए, और उसको ख़त्म करना जो हुआ वो कांग्रेस के सरकार में हुआ। हमारी इनकी डिबेट होती थी, हम बोले सच्चे जो आदिवासियों के लिए सोच रखने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, और आप देखिए कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया। उस पर ये अगर इस तरीके का तंज करते हैं तो ये इनको स्वयं सोचना है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है, महतारी वंदन योजना प्रत्येक विवाहित महिला को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और उसके स्वाभिमान के लिए काम करने वाली योजना है, प्रत्येक महिला के लिए, और वो होगा।
ठीक है ना। तो हम उसको इस तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर बोले, अपनी चीज है। मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, वो जिनको भी मंत्री बनाएंगे वो अपना अच्छा काम करेंगे। और इसमें कोई इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि महिला मंत्री क्यों नहीं बना, मतलब आदिवासी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, ये आपको सोचना चाहिए। एक आदिवासी बहन को हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये देखना चाहिए इनको कि इनके समाज का सबसे सही जो भक्त, जो राम भक्त हैं हमारे यहाँ क्या आदिवासी समाज, जिन्होंने राम जी के सबसे कठिन समय में उनका साथ दिया, वनवास के समय में साथ दिया, उनको पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात का मान सम्मान करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझना चाहिए भैया। चलिए, ये समय नहीं है उलझने का, लेकिन ये सवाल तो हर बार आपसे पूछा जाएगा, भाई महिलाओं का क्या, महिलाओं को क्या मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे, इतना तो आश्वासन दे सकते हैं आप। महतारी बिल्कुल निश्चित तौर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो रहना ही रहना। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जो प्रथम नागरिक है भारत की, वो एक आदिवासी महिला है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। तो आपको छत्तीसगढ़ में मिला, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ के लिए भी वो राष्ट्रपति हैं। मेरा ये कहना है कि भारत के सर्वोच्च पद पे आसीन है, वो एक महिला है और आदिवासी, हमको इस बात का गर्व है। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ के मुखिया अभी अजीत जोगी जी की बात कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे इन्होंने आदिवासी होने के नाते से उनको बनाया, ऐसा इन्होंने प्रचारित किया। और उसके बाद उन्हीं के सर्टिफिकेट को इन्हीं की सरकार ने फर्जी घोषित किया और उनको फर्जी आदिवासी घोषित किया। चुनाव लड़ने से उनको जो है ना अयोग्य घोषित कर दिया अमित जोगी जी को, आपको याद होगा। तो चलिए ठीक है, अब कांग्रेस की रीति नीति पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैं इस बात थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। आपने निश्चित रूप से ये बात कहा, निश्चय वाजपेयी जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि उनने, हमारी सरकार ने रिजेक्ट किया। लेकिन हम एक बात कहते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, उनके द्वारा प्रदत्त कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसको वैध माना जाता है। उसी वैध मानते हुए उनको आदिवासी मुख्यमंत्री जी के रूप में कहा गया था। ये सवाल उठेगा, इस बात का मेरे को इल्म था। लेकिन मैं बात बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार होती है, न कि बीजेपी और कांग्रेस की। सरकार जब बनती है तो सरकार होती है, वो आपकी और हमारी दोनों की होती है। और उसके द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट था, इसलिए हमने उसको बात को माना था, हमारे आला कमान ने माना था। अरे लेकिन फिर उसी आपकी ही सरकार ने उनके प्रमाण पत्र को फर्जी बता करके उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य किए। आदिवासी नहीं है, अमित जोगी जी को अयोग्य घोषित किया। आपने किया कि नहीं किया? तो आप स्वीकार करिए ना। आप लोग केवल राजनीति के लिए आदिवासी हित की बात करते हैं। महत्वपूर्ण चैनल है, उस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर जो नियम है उसको फॉलो करते हुए जो सर्टिफिकेट बना था, उसका पालन तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी को करना पड़ता है। विषय यह है, उसमें राजनीतिक दल नहीं आता। कांग्रेस जो है आदिवासी हित से केवल खिलवाड़ करती है, अपनी राजनीति चमकाती है। किसी को वो आदिवासी बना बोल करके मुख्यमंत्री बनाती, फिर उसी व्यक्ति को फर्जी आदिवासी बोल के चुनाव लड़ने से अयोग्य करती। वही कांग्रेस पार्टी। ये जो मजाक चल रहा है, बात आप आगे बढ़ी तो दूर तक जाएगी। आदिवासियों के सिर में पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन है? सुनिए ना, ये सब बातों को ना जनता ने जवाब दे दिया। पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन है? जवाब दे दिया। बस्तर में नहीं देने के कारण अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? किसने आदिवासियों का आज केवल बधाई देने का और मंत्रिमंडल के गठन के विषय में बात होने का है। आपको मैं बधाई देते हुए एक बात ही रखना चाहता हूँ। आज केवल आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई आज के दिन तो बधाई देना चाहता हूँ। आज आपका जवाब दे दिया। बधाई देना चाहता हूँ, किसी विवाद में नहीं रहना चाहता। ठीक है, बधाई। आज तो कटुता नहीं चलेगी और उनको अभी भैया मोहन जी ये बात समझिए कि आदिवासी हितों से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस पार्टी को आदिवासी क्षेत्रों में जवाब मिल गया आदिवासी जनता के द्वारा। इनको बुरी तरीके से परास्त कर दिया। सरगुजा में पूरे साफ हो गए, 14 के 14 हार गए मंत्री, इनके चुनाव हार गए। इनके बस्तर में मंत्री चुनाव हार गए, बस्तर में ये 8 सीट हार गए। अभी ये क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? इनको तो आदिवासी विपक्ष मजबूत है, पिछली बार से ज्यादा मजबूत है विपक्ष। उस बात का घमंड नहीं किया। विपक्ष जो है, विपक्ष जो है, हमको बधाई देने का दिन है। आपको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम आपको आज दोनों हाथ से बधाई दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद भी कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत क्लेम मत करिए। आप ये जो बोल रहे थे, अरे सुनिए तो शशि जी, आप ये जो गलत क्लेम किए कि आपने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, मैं उसकी पोल खोल रहा था कि आपने उनको अयोग्य घोषित किया। ये बात स्वीकार करिए। आप या तो आपने बना के गलती किया या उनको अयोग्य घोषित करके गलती किया। बनाए गए किसी भी सर्टिफिकेट को आप नहीं मानेंगे या मानेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं। अरे आप ही मानते और आप ही नहीं मानते भैया। आप ही दिए थे कांग्रेस सरकार ने, सर्टिफिकेट दिए थे, जांच की गई, अयोग्य घोषित किया वो भी आप ही ने दिया।
ये सारी चीजें हमने करी। चलिए मैं एक बात हम कहूं, तो अजीत कहते जोगी हैं जी गलती बेहद का जब भी प्रतिभावान पता व्यक्ति थे। चलेगा तो कार्रवाई करती है शशि जी। कांग्रेस पार्टी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शशि जी, चलिए, चाहे मोहन अपने जी, घर 30 सेकंड का समय दीजिएगा। जी, मोहन जी, चलिए, 30 सेकंड का समय चलिए, दीजिएगा। ठीक। सुदूर कृपा करके आदिवासी आज का क्षेत्र दिन में बधाई का दिन है, आप शशि जी, स्वीकार सुन कर लीजिए, लीजिए और चलिए, हैप्पी रहिए। सुन लीजिए आज विषय क्योंकि ऐसा है कि सब तरीके से बात हो रही। चलिए, मैं ये 30 सेकंड का बस समय ले रहा हूं। मैं इन सारी बातों के बावजूद, मैंने तो कांग्रेस ने जो किया कि उन्हीं ने सर्टिफिकेट दिया, उन्हीं ने आयोग किया, ये बोला था। लेकिन माननीय अजीत जोगी जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी बेहद प्रतिभावान व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में जहां बिजली भी नहीं होती थी, वहां उन्होंने जन्म लिया। उनका कोई ऐसा आधार नहीं था परिवार का, लेकिन वो सबसे बड़े अधिकारी बने, वो सबसे बड़े आईपीएस अधिकारी बने, सबसे बड़े आईएएस अधिकारी बने, प्रतिभा के धनी थे और उसके बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। मैं उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी को राजनीति से बाहर आकर के आदिवासी हितों का काम करना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने एक बहन को, आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वो गौरव का काम किया, हमको इस पर गर्व है। और दूसरा यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया हमने आदिवासी, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री है। चलिए अलग विषय हो जाएगा। आते हैं लखन चौधरी जी के पास, चलते हैं। लखन जी, क्या देख रहे हैं? आदिवासियों का मुख्यमंत्री तो मिल गया, मंत्रिमंडल में अगर हम जाति विशेष की बात करें तो आदिवासी वर्ग से अब कितना प्रतिनिधित्व हो सकता है, सामान्य वर्ग के? क्योंकि कद्दावर नेता बीजेपी में काफी ज्यादा हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी? आपका क्या विचार है? जी देखिए, निश्चित रूप से एक आदिवासी महिला का तो कैबिनेट में मंत्री बनना तय है, जिसमें से 3 प्रमुख आदिवासी महिलाओं का नाम है, जिसमें रेणुका सिंह जी हैं, गोमती साय हैं और लता उसेंडी। तीनों में से किसी एक का जो है मंत्री बनना महिलाओं से तय है। और बाकी जो महिलाओं के आदिवासी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 4 कम से कम मंत्रिमंडल में जो आदिवासी चेहरे होंगे उसमें से एक महिला हो गई, तो 3 और आदिवासी जो है नेताओं को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, इसमें भी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत सारे कद्दावर आदिवासी नेता हैं, जिनका नाम यहां लेने की बजाय जो है उनकी चुनौतियों पर चर्चा करना ज्यादा उचित है। इसी तरह से ओबीसी में भी देखिए बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के नाम हैं, जिनको लेकर भी भाजपा के लिए चुनौती है। इसी तरह से सामान्य वर्ग में भी देखिए, सामान्य वर्ग में भी कोई कम चुनौती नहीं है। 15-16 जो सामान्य वर्ग से आए हैं वो सब कद्दावर और अपने क्षेत्र के जाने पहचाने नामी लोग हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो आदिवासी चेहरों की बात हो या सामान्य चेहरों की बात हो या नहीं तो आप जो है ओबीसी चेहरों की बात हो, इसमें चुनौतियां तो बहुत आएंगी संतुलन करने में। और एक और बात कही जा रही कि 2 डिप्टी सीएम की बात जो कही जा रही है, उसमें तो एक डिप्टी सीएम देखिए ओबीसी से होना तय है, एक सामान्य से होने की बात कही जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में यदि 2 डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो आगे चल के ये एक गलत परंपरा भी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम डिक्लेयर हुए हैं। यदि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं तो आने वाले दिनों में जो भारतीय राजनीति, देखिए एक समय था जब मंत्रिमंडल में जंबो मंत्रिमंडल होता था, और यही वाजपेयी जी का जो है शासन काल था जब मंत्रिमंडल की संख्या को 15% तक सीमित किया गया था। तो इस तरह की चीजें भाजपा इस पर भी मुझे लगता है कि सोचेगी। और अभी हालांकि 2 नाम चल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक ही डिप्टी सीएम होगा और होना चाहिए। लेकिन अब ये तो भाजपा तय करेगा कि 2 डिप्टी सीएम होते हैं या कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है चेहरों पर मुहर लगाना, देखिए चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती इसलिए भी नहीं होगी कि पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके, देखिए सरकार के पास विकल्प होता है, नए चेहरों को वो जो संसदीय सचिव होते हैं और निगम मंडल होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें एडजस्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो नए चेहरे संसदीय सचिव में एडजस्ट होंगे, निगम मंडल में एडजस्ट होंगे। और लेकिन सारे चीजों का जो एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्हीं चेहरों को इन सभी जगह महत्व मिलेगा जो वोट दिलाने में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना मोहन जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को एक बार फिर 11 की 11 सीटें दिलाने में योगदान जिनका सबसे अधिक होगा, मुझे लगता है उन्हीं चेहरों को
अवसर मिलेगा और भाजपा इसी दिशा में जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे देखिए, थे? मैं एक बात सीधी बात कहता हूं कि एक डिप्टी सीएम रखना सही है, दो गलत है, ये सब जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी पे छोड़ देना चाहिए, पहली चीज। बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है कि डिप्टी सीएम रखने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का 3 बार शासन था, उसके पहले कांग्रेस का 1 बार शासन था, डिप्टी सीएम नहीं था। लेकिन डिप्टी सीएम की परंपरा रखी तो कांग्रेस ने रखी है। और वो अपने प्रशासनिक, देखिए छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश जरूर है मगर विविधता से भरा हुआ प्रदेश है। हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है वो उसकी एक बुनावट है, हमारा जो बस्तर है उसकी एक बुनावट है, हमारा जो मैदानी इलाका है उसका एक बुनावट है। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो शिवनाथ जो है, शिवनाथ से ऊपर का जो उत्तर छत्तीसगढ़ और शिवनाथ के नीचे का जो दक्षिण छत्तीसगढ़, अपन मतलब शिवनाथ को अगर अपन डिवीजन मान लें तो दोनों ऐसा लंबा लंबा है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर वो उचित मानते हैं तो वो ऐसा करेंगे और उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। इस पे कोई बहुत ज्यादा प्रश्न उठाने का भी विषय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए विषय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्लेषण में ये बातें आती है कि भाई ऐसे लोगों को महत्व तो देना होगा जो कि क्षेत्रीय आधार पर इस आकांक्षा के साथ जीत के आए कि वो ऐसा प्रतिनिधित्व करेंगे जिससे सरकार में उनकी सुनी जाए। पूरा संतुलन का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। शशि भगत जी, आप लोग का आखिरी क्या आकलन है कि भाई सबको प्रतिनिधित्व मिल गया? अभी तो मुख्यमंत्री को लेकर क्रिटिसाइज आपने शुरू कर दिया कि महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली। अब मंत्रिमंडल जब बनेगा तो फिर आप लोगों को मौका मिल जाएगा, उसके बाद ही कांग्रेस कुछ कह पाएगी या अपनी ओर से कुछ सुझाव भी देगी कि ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिए? इनकी सरकार बनेगी तो मौका नहीं देंगे, बता रहा हूं। मोहन जी, जी, मेरी एक आम जनों की जो छत्तीसगढ़ की राय है उसके विचार में आता है वो मैंने कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ श्री निश्चय वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने का दिन है कि अच्छा मंत्रिमंडल बने, अच्छा काम करे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए काम करे। यही मेरा विश्वास है और उस पर उतरेंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए हम सबको यही उम्मीद है कि जिस आशा और आशंका, जो आशा और अपेक्षा के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है वो उस पर खरा उतरे, क्योंकि अभी अभी सरकार ने अपनी शुरुआत की है, मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, इसलिए काफी कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर आज हमने चर्चा की, विशेषज्ञ की राय भी जानने की कोशिश की, कांग्रेस भाजपा का पक्ष भी जाना। फिलहाल ये समय हो चुका है विदा लेने का, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में निश्चय वाजपेयी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने शशि भगत जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।